नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 12वां जो टॉपिक है वनीकरण और कृषि वानिकी, इसका पहला पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग वनीकरण इंग्लिश में अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, इसको कवर करेंगे और इसके जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें कृषि वानिकी मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वनीकरण की डेफिनीशन देखेंगे कि वनीकरण होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या है, उसके बाद मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में समझा दूंगा। किसी ऐसी भूमि पर जहां कम से कम पिछले 50 वर्षों में वन नहीं थे, वहां पर प्राकृतिक रूप से मानव द्वारा पेड़ पौधों को उगाना वनीकरण कहलाता है। ये हो गई डेफिनीशन। तो इसमें यह दिया गया है कि कोई ऐसी ज़मीन जहां पर पिछले 50 वर्षों में कम से कम, मिनिमम 50 ईयर की बात हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कि ऐसी भूमि जहाँ पर पिछले 50 वर्षों में वन नहीं थे, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से पेड़ों को उगाना, ये वनीकरण कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वनीकरण का मुख्य उद्देश्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करना, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा डिजर्टिफिकेशन के प्रभाव को कम करना है। तो मेन पर्पज क्या होता है वनीकरण का? कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करना। तो सीधी सी बात है, हमको पेड़ पौधों से जो फ़ायदे होते हैं वो वनीकरण से फ़ायदा होंगे। तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अवशोषित करते हैं। तो ये हो गया कि पेड़ पौधे जब हम लोग लगाएंगे तो वो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कम करेंगे। दूसरा, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाना। जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ पे जो मिट्टी होती है ना उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। अदरवाइज जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ की जो मिट्टी है ना वो बंजर हो जाती है। तभी तो डेजर्ट्स बनते हैं, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे मरुस्थल हो जाएंगे। तीसरा लिखा है डिजर्टिफिकेशन के प्रभाव को कम करना। तो ये तो कॉमन सेंस है कि कई जगह जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पे अलग अलग टेक्निकों से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो मरुस्थलीकरण है ना उसको रोका जा सके। काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट आएंगे वो आपको याद रखने हैं। आप कॉमन सेंस से इसको समझ सकते हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है। यूरोप में घास के मैदानों चारागाहों को वनों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये बात यूरोप जो महाद्वीप है उसके बारे में बोली गई है कि वहाँ पे जो घास के मैदान और चारागाह हैं उनको वनों में परिवर्तित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है चीन, भारत, उत्तरी और मध्य अफ्रीका। तो चीन हो गया, भारत हो गया, उत्तरी और मध्य अफ्रीका। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका उत्तर का भाग और मध्य का भाग, इस वाले भाग में, उत्तर और मध्य वाले भाग में ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। और सहारा डेजर्ट है ना वो भी इसी में पाया जाता है, उत्तरी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, वहाँ पे भी अफॉरेस्टेशन है ना किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अरब देश जो है ना वो ज़्यादातर वहाँ पे ऑयल ही है और बाकी वनस्पति तो बहुत कम पाई जाती है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है वनीकरण पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो केवल कोस्टल एरिया है वहाँ पे लोग रहते हैं और वनस्पति है, बाकी वहाँ पे बीच का जो एरिया है वो सब बंजर है। तो वहाँ पे भी वनीकरण के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यही बात इस सेंटेंस में लिखी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वनीकरण से स्थानीय प्रजातियों को आवास मिलता है। अब कहीं पे वन लगाए जाएंगे तो स्थानीय प्रजातियां मतलब लोकल कम्युनिटीज जो हैं उनको वहाँ पे आवास का मतलब घर। तो ये पेड़ पौधों में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी बात हो रही है, छोटे बड़े जीव सबकी बात हो रही है। यह हवा के लिए अवरोध उत्पन्न करता है कि जो तेज हवा चलती है ना उसके लिए अवरोध का उत्पन्न करते हैं, तो उसका जो हवा का प्रभाव है वो कम हो जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, यहाँ पे फिर से आ गया। तो जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो कैसे बढ़ती है वो हम लोग आगे देखेंगे। और पानी की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायता करता है। मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है और जो पानी की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है जहाँ पे वन होते हैं। और ये कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। एक रिसर्च के अनुसार वनीकरण से वातावरण में वर्ष 2100 तक की बात हो रही है,
मतलब जो 21वीं सदी है इसके अंत तक 191 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है वातावरण में। मतलब 191 टन, गीगाटन की बात हो रही है, ये मेगा के बाद आता है गीगा, 10⁹, मेगा होता है 10⁶। तो इतनी 191 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है इतनी कम किया जा सकता है वनीकरण से। कब तक? 21वीं सदी के अंत तक, मतलब वर्ष 2100 तक। अब हम लोग कॉमन देख लिए वनीकरण के संबंध में, अब हम लोग लाभ देखेंगे। तो लाभ में पहला ही लिखा है मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे होती है वनीकरण से। क्या लिखा है? मृदा वातावरण की अपेक्षा 3 गुना कार्बन को अवशोषित कर सकती है। मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है ना, वो मिट्टी में 3 गुना ज़्यादा है एटमॉस्फेयर की तुलना में। स्वस्थ मृदा एक प्राकृतिक वाटर फिल्टर के रूप में भी कार्य करती है। जो मिट्टी है ना, जो ग्राउंड वाटर है, वो साफ कैसे होता है कि विभिन्न लेयर्स मिट्टी की जो होती है ना, उससे पार करते हुए जो पानी है वो नीचे एक्वीफर्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में, वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। तो ये जो मिट्टी की लेयर्स है ना, वो एक नेचुरल वाटर फिल्टर का भी काम करती हैं। क्या लिखा है? और पेड़ पौधे, जानवर, कीटों के लिए पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में भी कार्य करती हैं। तो पेड़ पौधों के लिए तो कई सारे, पानी के अलावा कई सारे मिनरल्स जो है ना वो ज़मीन से मिलते हैं। और जानवर और कीटों को भी जो मिट्टी है ना, उससे कई फायदे होते हैं। मतलब आप हमारे हिसाब से इसमें ये बोला गया है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी तो उनको जो खाने वाले जीव जंतु हैं तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा, भोजन मिलेगा, मतलब ये समझ लो। अगला पॉइंट है वन समय के साथ मिट्टी की ऊपरी परत की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समय के साथ मिट्टी की जो ऊपरी परत है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिट्टी की ऊपरी परत है जिसमें खेती की जाती है या वे पेड़ पौधे उगते हैं, वो सब टॉप लेयर जो है सॉइल की वही इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो नीचे की हमारे काम की है नहीं। तो वन जो है वो टॉप सॉइल जो होती है, ऊपर की परत होती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। वनीकृत क्षेत्र नाइट्रोजन को अधिक तेजी से फिक्स करते हैं। जहाँ पे वन होंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना वातावरण में, उसका फिक्सेशन मतलब उसको पेड़ अवशोषित करते हैं ज़्यादा तेजी से। तो वहाँ जिस क्षेत्र में पेड़ होगा वो वहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है ना उसका तेजी से अवशोषण करेंगे। और अगला लिखा है मिट्टी के पीएच को न्यूट्रल करने में सहायता करते हैं। पीएच के बारे में तो पता ही होगा, एसिडिक बेसिक, 7 पीएच मतलब न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा बेसिक। तो जो पेड़ हैं वो मिट्टी की पीएच को भी न्यूट्रल मतलब 7 के आसपास रखने का प्रयास करते हैं। और जो न्यूट्रल पीएच है ना वो जनरली हेल्पफुल रहती है पेड़ पौधों के लिए। स्लाइटली बेसिक मतलब फ़ायदेमंद हो सकती है, कई जगह ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट है मिट्टी के तूफानों से बचाव। तो जो तेज़ तूफान चलते हैं ना, धूल भरी आंधी जिसको बोलते हैं, उससे भी बचाव करता है कौन? एफॉरेस्टेशन। क्या? उस वनीकृत क्षेत्र फसलों को तेज वायु से बचाते हैं तथा मिट्टी के अपरदन को कम करते हैं। 2 फायदे देखो हैं। पहला कि जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ना, वहाँ पे जो बीच में फसल वगैरह होगी उस एरिया में, तो फसल में हवा का प्रभाव कम होगा। अदरवाइज तेज आंधी से फसलें नष्ट हो जाती हैं, गिर जाती है। जो फसल होती है ना वो गिर जाती है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि तेज हवा के चलने से फसल गिर गई तो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। और दूसरा क्या है, मिट्टी का अपरदन है ना, कटाव, सॉइल इरोजन है ना, उसको भी कम करते हैं पेड़। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखा है चीन में एक वनीकरण प्रोजेक्ट विशेष रूप से डस्ट स्टॉर्म, ये मिट्टी का तूफान ना, इसी को इंग्लिश में डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं, इससे बचाव के लिए चलाया गया था। तो मतलब चीन के बारे में लिखा है कि एक प्रोजेक्ट वहाँ पे स्पेशली इसी के लिए बना था कि जो डस्ट स्टॉर्म है ना उससे बचाव हो सके। अगला पॉइंट क्या लिखा है, वनीकरण से स्थानीय निवासियों को लकड़ी मिलती है तथा उनके लिए आय का स्रोत भी हो सकते हैं।
तो जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, जो लोकल स्थानीय जनजाति लोग रहते हैं उनको लकड़ी मिलती है, तो फ्यूल मिल गया उनको। और दूसरा वहाँ से कई ऐसी सामग्री मिलती है जिनको बेच भी सकते हैं, तो आय के स्रोत भी हो सकता है स्थानीय लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट है कि वनीकरण से जल की गुणवत्ता में वृद्धि, आय और भोजन के स्रोत ये सब प्राप्त होते हैं। तो जल की गुणवत्ता में कैसे वृद्धि होती है यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कजाकिस्तान में वनीकरण के रूप में वॉलनट और फ्रूट ट्रीज को लगाया गया। वॉलनट है ना, ड्राई फ्रूट है, और बाकी फ्रूट ट्रीज को लगाया गया जिससे यह स्थानीय निवासियों को भोजन और आय प्रदान कर सके। तो ये कजाकिस्तान का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पे अफॉरेस्टेशन में वॉलनट और दूसरे फ्रूट के ट्रीज जो वहाँ के मतलब उगाए जा सकते हैं उनको लगाया गया, जिससे कि लोगों को भोजन भी मिला और आय भी उससे हुई। तो ये लिखा है ना, आय और भोजन के स्रोत। जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो गुणवत्ता में कैसे वृद्धि करते हैं वन, उसके बारे में लिखा है। अध्ययनों से यह पता चला है कि वन जल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ब्रैकेट में लिखा है विशेषता स्ट्रीम्स में रन ऑफ को कम करके। तो जो रन ऑफ होता है ना, सरफेस रन ऑफ आप लोगों ने सुना होगा। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम जल धाराओं को बोलते हैं। तो जल धाराओं में रन ऑफ मतलब जो पानी बह के जाता है उसको कम करते हैं वन। तो इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है और रन ऑफ कम होता है, तो इससे जो तालाबों और झीलों में पानी होता है वो भी ज़्यादा साफ बना रहता है। और दूसरा है कि जो पानी रिस के ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है तो वो भी साफ हो जाता है। और चौथा है सामाजिक लाभ, मतलब सोशल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वनीकरण के। क्या पहला पॉइंट लिखा है, एक रिसर्च के अनुसार पेड़ स्थानीय वाटर सर्कुलेशन नेटवर्क को बढ़ाने में सहायक हैं। ये सीधी सी बात है, ये वाटर साइकिल की बात करते हैं, किसी वाटर सर्कुलेशन नेटवर्क को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो एक तो बरसात करने में हेल्प करते हैं और दूसरा उस एरिया में ग्राउंड वाटर का जो सर्कुलेशन है उसमें भी हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पेड़, ये हम लोग सामाजिक लाभ देख रहे हैं। पेड़ मनुष्य और पशुओं के लिए छाया प्रदान करते हैं, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और छाया तो प्रदान करते ही हैं। अगला तीसरा पॉइंट लिखा है, वन वन्य जीवों को आवास उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार या उस स्थान की जैव विविधता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वन्य जीवों को वन, और इस प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी है ना किसी एरिया में वो बनी रहती है। जहाँ पे वन होंगे ना वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में बोलते हैं जो बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो वहाँ की जैव विविधता बनी रहती है और बढ़ती है। तो ये हो गए वनीकरण से लाभ। अब हम लोग देखेंगे वनीकरण की प्रक्रिया। ये वाले इसमें वनीकरण की जो प्रोसेस है ना, इसमें कुछ तो चीज़ें कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, कुछ इसमें आपको नहीं लगेंगी। तो आप ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि वनीकरण के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही लिखा है कि वनीकरण केवल पेड़ लगाने से कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है। कि मतलब ये नहीं है कि आप कोई एरिया है वहाँ पे पेड़ लगा दो बस काम खत्म हो गया वनीकरण, ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट लिखा है, वनीकरण के लिए साइट प्रिपरेशन आवश्यक है, यह मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो साइट प्रिपरेशन है ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मिट्टी में पेड़ पौधे उगाएं, तो आपको साइट पहले सिलेक्ट करनी होगी, फिर उसको प्रिपेयर करना होगा कि थोड़ा सा ऊपर की लेयर है ना खोदनी होती है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, वही लिखा है साइट प्रिपरेशन। तो पहली प्रोसेस हो गई साइट प्रिपरेशन, और ये मिट्टी वहाँ की है ना उसकी क्वालिटी कैसी उस पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है, यदि एक ड्यूरी पैन है ना, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में है, मिट्टी की कठोर परत बन गया है तो पहले इसको तोड़कर मिट्टी तैयार की जाती है। ये पहले वाले का ही भाग है कि कई जगह पे मिट्टी के ऊपर की लेयर काफ़ी कठोर होती है, तो पहले उसको हम लोग तोड़ा जाता है, जुताई जिसको कहते हैं, तो मिट्टी को तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट लिखा है,
कुछ क्षेत्रों में पेड़ लगाने से पहले वीड कंट्रोल भी आवश्यक है। कई जगह ऐसा होता है कि दीमक बहुत होती है, तो पता चला पेड़ आप लगा दो, उसकी वो दीमक खा जाए, और दूसरे भी कीड़े मकोड़े यदि कुछ ऐसे हैं, उसको वीड कंट्रोल बोलते हैं। तो पेड़ लगाने से पहले हमको वीड कंट्रोल भी कई जगह करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, पेड़ों को इस प्रकार से चुनना चाहिए ताकि वह संबंधित वातावरण में फिट हो सके। जैसे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार के पेड़ों को लगाना चाहिए जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। ये तो कॉमन सेंस है, ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह सभी तरह के पेड़ उगाएं। तो आपको ये पहले ध्यान देना है कि किस जगह पे आपको पेड़ लगाना है, तो उसी जगह के अनुरूप। तो सूखाग्रस्त जो एरिया है वहाँ पे ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जहाँ पे जिन पेड़ों को कम पानी की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पेसिंग ऑफ द ट्रीज प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्पेसिंग ऑफ द ट्रीज मतलब आप पेड़ लगा रहे हो तो उनके बीच में कितनी जगह है होनी चाहिए पेड़ों के बीच में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रो कर जाएंगे तो उसके लिए ग्रो करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग ऑफ ट्रीज। अगला पॉइंट है, एक शेल्टर बेल्ट में पेड़ों को पास पास लगाया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट है ना, वही जो आगे हम लोगों ने देखा ना कि डस्ट स्टॉर्म वगैरह को कम करने के लिए, तो ये जो शेल्टर बेल्ट होती है ना, वहाँ पे घने पेड़ एक साथ उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे पेड़ों को पास पास लगाया जा सकता है। यदि आप शेल्टर बेल्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे घने पेड़ लगाएं, ये लिखा है। अगला पॉइंट है, वर्ष के दौरान वायु और सूर्य के प्रकाश की दिशा भी पेड़ों को लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि आप जहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पे जो धूप है ना, वो वर्ष के ज़्यादातर समय पे धूप रहनी चाहिए, और जो हवा है ना उसका प्रभाव भी कम होना चाहिए, वरना वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे पेड़। तो ये दोनों चीज़ें भी अफॉरेस्टेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, यदि अफॉरेस्टेशन साइट कृषि क्षेत्र के पास है तो पेड़ों के बढ़ने से कृषि क्षेत्र में पड़ने वाली छाया को भी ध्यान में रखा जाता है। कि आप ऐसी जगह पे अफॉरेस्टेशन या वनीकरण कर रहे हैं कि जहाँ पे बगल की भूमि में पता चला खेती हो रही है, तो आप यहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, वो बड़े बड़े हो गए, और बगल में जो खेत है जहाँ पे खेती की जा रही है तो वहाँ पे खेती पे छाया पड़ेगी इन पेड़ों की, तो वहाँ पे पैदावार नहीं हो रही किसी चीज़ की, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को समय के साथ मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आप पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस आप नहीं करेंगे तो वो सूख जाएगा, प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वनीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अफॉरेस्टेशन। अब हम लोग भारत के रेफरेंस में वनीकरण के कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, वर्ष 2019 के एक अध्ययन के अनुसार विश्व में चीन और भारत ग्रीनिंग एफर्ट्स में सबसे आगे हैं। तो ग्रीनिंग एफर्ट्स के अंतर्गत ही अफॉरेस्टेशन भी आता है कि जो ग्रीन एरिया है ना उसको बढ़ाना, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित किया जा सके। तो इसमें विश्व 2019 के अध्ययन के अनुसार सबसे नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे भारत है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, वर्ष 1950 से लगभग अब तक की बात हो रही है, वर्ष 1950 से अब तक लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वनों से भारत में कवर किया जा चुका है। तो बोल रहा है कि वर्ष 1950 से अब तक भारत में कितने क्षेत्र में वन लगाए जा चुके हैं, लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर डेटा है, तो आप इसको याद रखिए। अगला पॉइंट है, देश में पुराने जंगलों की तेजी से कटाई होने के बावजूद वन क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट हुआ है तो पेड़ों को तेजी से काटा गया है, लेकिन उतनी ही तेजी से मतलब पेड़ों को अब लगाने पे भी जोर दिया जा रहा है, जिससे कि वन क्षेत्र है ना वो मेंटेन रह सके। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में विभिन्न राज्यों को वनीकरण के लिए 6.6 बिलियन US$ की राशि जारी की थी, जिसका उद्देश्य देश के 33% भूभाग को वनाच्छादित करना है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति है ना उसके अनुसार अभी नया टारगेट क्या है कि 33% जो भूभाग है उसमें वन होने चाहिए। तो उसके लिए लिखा है कि वर्ष 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को 6.6 बिलियन US$ की जो राशि है वो जारी की थी। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों ने एक दिन में 220 मिलियन वृक्ष लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति किया है। तो एक मुहिम चलाई गई थी, तो उसमें एक दिन में 10 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 220 मिलियन वृक्ष लगाए थे, उसके बारे में लिखा है। अगला पॉइंट लिखा है, पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC बोलते हैं इसको, इसके लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो जो पेरिस जलवायु समझौता है ना, उसमें भारत ने बोला था कि भारत 2030 तक लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। तो भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है, ये यहाँ पे लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप इसको। अब यहाँ पे बात की गई है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, मतलब एक ये फंड बनाया गया है, ये किस लिए वो बनाया गया है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या लिखा है पहला पॉइंट, जब वन भूमि को नॉन फॉरेस्ट पर्पज जैसे खनन या उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है तो उस केस में संबंधित संस्था उतनी ही नॉन फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट की प्लांटिंग के लिए भुगतान करती है। कि आप किसी ज़मीन जहाँ पे वन लगे हैं और उसको आप नॉन फॉरेस्ट पर्पज जैसे खनन या उद्योग के लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो वनों को काटेंगे, तो वो जो कंपनी ऐसा कर रही है तो उसको उतनी ही भूमि में पेड़ पौधे लगाने के लिए पैसे देने होते हैं। और लिखा, यदि इस तरह की भूमि उपलब्ध नहीं है तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड से 2 गुना भुगतान करना होगा। तो वो कंपनी क्या करेगी, 2 गुना रकम भुगतान करेगी, और फिर उस केस में सरकार है ना किसी तरह से मैनेज करेगी कि कहाँ पे उसको पौधे लगाने, मतलब अपने प्रोजेक्ट जो है ना उसके लिए फंडिंग मिल जाएगी यहाँ से। तो दोनों केस हैं, या तो कंपनी खुद अफॉरेस्टेशन करे या 2 गुना रकम चुकाए। तो 2 गुना रकम ये है कि मतलब जितने पौधे इसने नष्ट किए या तो उतने खुद लगा दे, या उतने पौधे लगाने में जितनी रकम लगेगी उसका 2 गुना सरकार को भुगतान करे। अगला लिखा है CAF है ना, इसको 60 में बोला गया है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो यहाँ से आ गया C, A और F। तो CAF जो एक्ट है वो 2016 में पास किया गया था, और इसके नियमावली जो है नियम है ना वो 2018 में प्रकाशित हुए। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, CAF एक्ट को कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए बनाया गया था। कि जो ये CAF एक्ट है ना, तो जो ये फंड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो मिलता है सरकार को, उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए बनाया गया था। जो पहले कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं कैंपा, CAMPA द्वारा किया जाता था। तो जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड का मैनेजमेंट पहले कैंपा द्वारा किया जाता था, वो अब CAF एक्ट के द्वारा किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नई गाइडलाइन के अनुसार CAF का 90% हिस्सा राज्यों को और 10% हिस्सा केंद्र सरकार को जाना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो CAF मिलेगा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, उसका 90% हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाता है और 10% हिस्सा केंद्र सरकारों को। अब यहाँ पे 2 पॉइंट नोट में लिखे हैं, इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, वर्ष 2011 के बोन चैलेंज, जो वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड के रेस्टोरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया था। अपनी तरह का पहला लार्ज स्केल प्रपोजल था। तो ये बोन चैलेंज आपको याद रखना है। 2011 में ये जो बोन चैलेंज था, ये क्या कहता है कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड एरिया है, कि मतलब जो भूमि जहाँ से वन की कटाई हो चुकी है, तो वहाँ पे रेस्टोरेशन का लक्ष्य रखा गया है 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक। तो ये अपनी तरह का पहला इतने बड़े स्केल का पहल है, इसकी बात कर रहा है कि अपनी तरह का पहला प्रपोजल है इस तरह का।
IUCN के अनुसार, IUCN है ना, सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के अनुसार वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर के वनीकरण का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया गया था। तो IUCN, ये भी दोनों पॉइंट है ना, अब स्टार मार्क लगा के इनको फैक्ट को याद रखिए कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर का जो वनीकरण का लक्ष्य था उसको पहले ही हासिल कर लिया गया, ये IUCN ने बोला है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि जो वनीकरण है ना उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कमियां भी हैं। तो उसमें क्या लिखा है, वनीकरण प्रोग्राम की कुछ कमियां भी हैं, उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉन नेटिव ट्रीज। नॉन नेटिव ट्रीज क्या होते हैं, वो ट्रीज जो वहाँ के लोकल ट्रीज नहीं होते हैं, जो किसी जगह पे पैदा होने वाले नेचुरल ट्रीज नहीं है, तो आप उसकी जगह पे कई मतलब दूसरी जगह उगने वाले पौधों को आप लगाओगे तो क्या होता है, नॉन नेटिव ट्रीज को लगाने से कई संकट उत्पन्न हो रहे हैं। यह पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और ज़्यादा कार्बन उसको सोखते हैं। तो आप नॉन नेटिव प्लांट लाओगे तो तेजी से तो बढ़ेंगे और कार्बन को भी अवशोषित करेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है, इन पेड़ों की जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो स्थानीय पेड़ों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर रहे हैं कि जो जल की उपलब्धता है ना, यही पेड़ सोख लेंगे तो वहाँ पे दूसरे जो पेड़ लगे होंगे वो उन पे पानी की कमी हो जाती है और वो सूख जाते हैं। तो ये वनीकरण की कमी हो गई। तो ये आपका हो गया अफॉरेस्टेशन। उम्मीद है कि मैंने मतलब जितना ज़रूरत है ना उतना आपको यहाँ पे बता दिया है, ज़्यादा आप भटकिए नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।